हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो या केवीएस हो या सुपर टेट हो, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हमने इसमें कि 6 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को कवर कर लिया है और आज हम 7वां प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? परिवार की, समाज की, समुदाय की या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि समाजीकरण में परिवार की भी, समाज की भी और समुदाय की भी, ये तीनों की जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से बालक का समाजीकरण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। सामाजिक के संदर्भ में यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। फिशर का, रॉस का, जॉनसन का या किम्बल यंग का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। समाजीकरण के संदर्भ में यह कथन जो है वो जॉनसन के द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इन सारे कथनों को भी याद रखें क्योंकि एग्जाम में एक कथन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है? अब आइए इनके ऑप्शन को देखते हैं। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि समाजीकरण जो है वो एक सीखने की प्रक्रिया होती है जिसके कारण बालक समाज से अंतःक्रिया के माध्यम से अनेक चीज़ों को वो सीखता है। सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि समाजीकरण जो है वो सांस्कृतिक गुणों का, यानी कि संस्कृति के क्या गुण हैं, उसके क्या रीति रिवाज हैं, उसके क्या मूल्य हैं, ये जो होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित, यानी कि अभी जिस जो पीढ़ी उस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं वो आगे वाली जो पीढ़ी जो आने वाली है वो भी उसी संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो ये जो होता है वो समाजीकरण के माध्यम से होता है। तीसरा ऑप्शन है समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि समाजीकरण के माध्यम से ही व्यक्ति एक जैविक प्राणी से वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। आइए हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि ये ऑप्शन गलत है। व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, तो जो नहीं है वही सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम से बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि प्राथमिक समाजीकरण, यानी कि बालक अपने प्राथमिक समाजीकरण से बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्र की भूमिका होती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि प्राथमिक जब पूछा जाए तो उसमें परिवार जरूर आएंगे और जहाँ परिवार होगा वो हमेशा प्राथमिक समाजीकरण होगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। तीसरा है द्वितीय समाजीकरण के रूप में विद्यालय, खेल का मैदान एवं पड़ोसियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन 3 भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि द्वितीय समाजीकरण में विद्यालय आते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ये सभी जो दिया हुआ है ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो ये तीनों कथन सही हैं, तो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4।
आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। शैशवावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बालक जब शैशवावस्था की अवस्था में होता है तो वो पूरी तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। उनको खिलाना, नहाना, हर एक कार्य के लिए वो अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति की भावना विकसित होती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है इसमें बालक में सहयोग और सहानुभूति की जो भावना होती है इसका विकास होता है। तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था सामाजिकरण की जटिल अवस्था नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है कि किशोरावस्था जो है वो सामाजिकरण की जटिल अवस्था नहीं है। आइए अब हम नीचे देखते हैं। सामाजिकरण की अवस्था के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही नहीं है। अब हम नीचे देखते हैं कि इसमें कहाँ है जो ऑप्शन 3 सिर्फ दिया हुआ है। तो 1 और 2 सही है, 2 और 3 भी सही हैं, केवल 2 भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो केवल 3 जो दिया हुआ है यही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम थोड़ा किशोरावस्था के बारे में जान लेते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है कि किशोरावस्था में बालक का सामाजिकरण का विकास होता है और किशोरावस्था में ही बालक में सामाजिक सूझबूझ का जो विकास होता है बालक में वो किशोरावस्था में ही होता है। इसके साथ ही साथ किशोरावस्था की आयु में बालकों में आत्मविश्वास का भी भावना जो होती है वो मजबूत होती है, यानी कि आत्मविश्वास मजबूत होता है। और इसके साथ ही साथ किशोरावस्था में ही अपोजिट सेक्स के प्रति बालक जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। किम्बल यंग ने दिया है, एरिक एरिक्सन ने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है या वाइगोत्स्की ने दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो किया है वो एरिक एरिक्सन ने किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अब हम इनको थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। एरिक्सन एरिक्सन ने क्या किया, तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि पूरी जीवन की अवधि यानी कि इसमें इन्होंने पूरी जीवन अवधि में होने वाले विकास को इन्होंने 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया है। और इनके सिद्धांत को जीवन अवधि विकास सिद्धांत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ इंपॉर्टेंट बातों को याद रखें कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने पूरी जीवन की जो अवधि होती है उसे 8 अवस्थाओं में बांटा है, और इनके सिद्धांत को जीवन अवधि विकास सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिकी सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वह बालक किस मंडल में होता है। बृहत मंडल में होता है, लघु मंडल में होता है, घटना मंडल में होता है या मध्य मंडल में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि बृहत मंडल। जब बालक बृहत मंडल में होता है तो उसमें सांस्कृतिक मूल्य और प्रथा, सामाजिक आर्थिक स्तर, इन सारी चीज़ों का विकास होता है। यानी कि जब बालक बृहत मंडल में होता है तो अगर किसी बच्चे का अगर उच्च वर्ग में अगर अच्छे से पालन पोषण होता है तो उसमें अच्छे गुणों का विकास होता है, लेकिन अगर बालक का निम्न वर्ग में
पालन पोषण होता है, उनकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो विकास होता है वो उच्च वर्ग की तुलना में कम होता है। तो बृहद मंडल में बालक की सांस्कृतिक मूल्य और प्रथाओं और सामाजिक आर्थिक स्तर का बारे में इसमें कहा गया है। आइए अब हम थोड़ा इनको डिटेल में समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी सिद्धांत के बारे में, पारिस्थितिकी सिद्धांत को किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी सिद्धांत जो है इसे ब्रोनफ्रेन ब्रेनर ने इस सिद्धांत को दिया था, और इस सिद्धांत ने बालक के विकास की व्यवस्था जो की है वो सामाजिक संदर्भ में की है। ठीक है, आप इन बात को ध्यान में रखें कि इस सिद्धांत में बालक के विकास की व्यवस्था जो है व्याख्या जो है वो सामाजिक संदर्भ में की गई है। और जैव पारिस्थितिकी मंडल जिसमें इन्होंने जैव पारिस्थितिकी मंडल की संज्ञा दी है, और जिसमें इन्होंने इसे 5 स्तर में बांटा है। ठीक है, इसे इन्होंने पांच स्तर के बारे में बताया है। पहला क्या है? तो पहला होता है लघु मंडल, फिर दूसरा होता है मध्य मंडल, फिर तीसरा होता है वृहत मंडल, फिर चौथा होता है बाह्य मंडल। तो इस तरीके से क्या है कि एक और है जो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत में इन्होंने पर्यावरणीय तल को इन्होंने 5 स्तर में बांटा है। इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। सिगमंड फ्रायड ने, एरिक्सन ने, लेविन कर्ट ने, डोलार्ड एवं मिलर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि मनोविश्लेषण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो सिगमंड फ्रायड ने किया है। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। आइए अब हम इनको भी थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ये एक ऑस्ट्रेलियन मनोवैज्ञानिक थे जिसमें कि इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, जो होता है ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईद जो होता है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता जैसे कि भूख, प्यास और सेक्स, इसे इसमें शामिल किया है। ईद जो होता है वो छोटे बच्चे की तरह होता है, जिसे जो चाहिए वो चाहिए। अगर एक छोटा बच्चा जिद करता है कि उसे एक टॉफी चाहिए तो उसे टॉफी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो टॉफी उसे किसी भी तरह से मिले, चाहे वो चोरी करके लाओ या डाका डाल के लाओ, लेकिन उसे टॉफी चाहिए तो चाहिए। ये जो होता है ईद जो होता है वो हमेशा क्या कहें तो ये बच्चे की तरह होता है कि जो उसे चाहिए। अब है ईगो जो होता है वो बीच का रास्ता निकालता है। ठीक है, यानी कि ईगो जो है वो ईद और सुपर ईगो दोनों के बीच का ये बैलेंस बना के रखता है, ये बीच का रास्ता निकालता है। ये हमेशा संसार की वास्तविकता के आधार पर, यानी कि ईगो जो होता है वो संसार की वास्तविकता के आधार पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ठीक है, इसके बाद है सुपर ईगो क्या होता है कि इसमें नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। और सुपर ईगो में क्या होता है कि व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे चोरी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे मैं भूख से मर भी जाऊं लेकिन चोरी करना गलत है तो मैं चोरी नहीं करूंगा। तो ये सुपर ईगो करता है। और ये जो होता है एक छोटे बच्चे की तरह होता है कि उसे चाहिए तो चाहिए, लेकिन ईगो जो होता है वो बैलेंस बनाने का काम करता है इन दोनों के बीच में, कि दोनों में वो बैलेंस बनाएगा। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है? तो इसका जो, आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। ईद में, अहम में, पराहम में, या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि सिगमंड फ्राइड ने नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास ये किसमें होता है? तो ये पराहम यानी कि सुपर ईगो, ये जो होता है वो सुपर ईगो में होता है। ठीक है, ये हमेशा नैतिकता की बातें करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। बालकों के समाजीकरण पर पालन पोषण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बालक के समाजीकरण में पालन पोषण, बालक को जैसा पालन पोषण होता है उसी के अनुसार उसका समाजीकरण होता है। अगर बालक का उचित समाजीकरण उनको प्रोवाइड कराया जाता है, उचित समाजीकरण उनको मिलता है, तो बालकों का उचित पालन पोषण के आधार पर उचित समाजीकरण होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है बालकों के समाजीकरण के संदर्भ में परिवार नामक संस्था को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि बालक के समाजीकरण में परिवार जो होती है उसे प्रथम पाठशाला कहा जाता है, क्योंकि बालक प्रारंभ में अपने परिवार से ही इंटरेक्ट होते हैं, उनसे ही अंतःक्रिया करते हैं और उसी के माध्यम से अन्य भाषा का उनमें विकास होता है। अगर बच्चों को प्रारंभिक पाठशाला में अगर उचित शिक्षा मिलती है, अच्छे गुणों का विकास किया जाता है, तो बालक में एक अच्छे नागरिक बनकर वो आगे उभर के आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। धर्म का समाजीकरण से कोई संबंध नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है कि धर्म का समाजीकरण से कोई संबंध नहीं है, बल्कि धर्म का भी समाजीकरण से संबंध होता है। तो ये ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। आइए अब हम नीचे देखते हैं। नीचे है समाजीकरण के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी इसमें कौन सा सही है। तो सही है वो पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है, 1 और 2 सही है। नीचे हम देखते हैं 1 और 2 कहाँ है, तो 1 और 2 जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों सही हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन होने के साथ साथ यह बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विद्यालय जो होता है वो बालक की शिक्षा का औपचारिक साधन होता है, यानी कि फॉर्मल साधन होता है। ठीक है, और ये बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसको वो तीव्र गति प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 है कि परिवार एवं समाज के अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि परिवार और समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया जो होती है उसे ही समायोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है बालकों के समाजीकरण में उनके मित्र समूह की भूमिका नहीं होती है। तो ये ऑप्शन गलत है कि बालक के समाजीकरण में मित्र समूह की भूमिका नहीं होती है, बल्कि बालक के समाजीकरण में मित्र और समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर बालक के मित्र समूह अगर अच्छी संगति के हैं, है ना, तो क्या होता है कि बालक में भी अच्छे गुणों का विकास होता है। लेकिन अगर उनके मित्र समूह में अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो भी गलत भाषा बोलना सीख जाते हैं। तो मित्र समूह का समाजीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि खेल के माध्यम से बालक में सामूहिक नेतृत्व की भावना का विकास होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि जब बालक को खेल खिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उनमें सामूहिक नेतृत्व की भावना जो होती है इसका उनमें विकास होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है तो जो नहीं है वही सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज में योग्य नागरिकों का निर्माण करना है। तो ये ऑप्शन सही है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब होता है कि किस तरीके से
किसी बालक को समाज का एक योग्य नागरिक बनाया जाए। अगर बालक को शिक्षा ही नहीं मिले, उसे शिक्षित ही नहीं किया जाएगा, तो वो समाज के योग्य नागरिक नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए बालक में समाज के साथ इंटरेक्ट करना या उसे अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षकों को नैतिक कर्तव्य है कि वह बालकों में शिक्षा के द्वारा समाजीकरण का विकास करे, ताकि बालकों में आदर्शों, मूल्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि शिक्षक का क्या काम होता है कि बालक में वो नैतिक कर्तव्य की भावना जो होती है, उनमें नैतिकता का विकास करना। इससे क्या होगा कि बालक में आदर्श का, मूल्यों का और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। और नीचे पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, या यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या यह समय बिताने में सहायक होगा, या ऑप्शन नंबर 4, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। क्योंकि विद्यालय में जब बालक खेलते हैं तो उनमें आपस में सहयोग की भावना का विकास होता है, साथ ही साथ उनमें संतुलन का भी विकास होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परिवार एक साधन है। आइए अब इनके ऑप्शन को देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि परिवार जो है वो अनौपचारिक शिक्षा है, यानी कि इनफॉर्मल। फॉर्मल में कौन आते हैं, तो फॉर्मल यानी कि औपचारिक शिक्षा में विद्यालय आएंगे। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि फॉर्मल में यानी कि औपचारिक शिक्षा में हमेशा विद्यालय आएंगे, और इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शिक्षा में हमेशा परिवार आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि सामाजिक अधिगम का जो आरंभ होता है वो संपर्क से होता है। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो इसमें उनमें सामाजिक अधिगम का इससे उनमें आरंभ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जो स्पेशली फॉर आपके टीचिंग एग्जाम, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीडीपी के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।